हम आपको पश्चिम बंगाल विधानसभा पर हमारी विशेष सीरीज का दूसरा भाग दिखाएंगे, जिसका नाम है बोले बंगाल। आज हम बताएंगे कि बंगाल इस बार भी दीदी को चुनेगा या बंगाल में इस बार सत्ता बदलने वाली है। देखिए, आज बात पश्चिम बंगाल चुनावों की है। 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। क्या पश्चिम बंगाल 17वां राज्य बनेगा? आज हम मौजूद हैं सोनारपुर, नॉर्थ 24 परगना के इलाके में। सोनारपुर की ये सीट है और गृह मंत्री अमित शाह, जो कि पूरी चुनावी रणनीति के केंद्र में है, वो इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपकी आंखों में एक सपना है कि 17वां राज्य जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री हो वो पश्चिम बंगाल बनेगा। किस आधार पर आपको लग रहा है कि ये पूरा हो सकता है? देखिए, मैं पूरे प्रथम चरण में घूमकर आया हूँ। आज द्वितीय चरण में मेरा चौथा कार्यक्रम है। यही कलकत्ता शहर जहाँ हमें कभी एक भी सीट नहीं मिली थी, वहाँ आज देखिए किलोमीटरों तक हुजूम है। हम उनकी अपेक्षाओं तक पहुँच भी नहीं सकते। इतना हुजूम भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रूपा गांगुली के स्वागत में आया है। यही बताता है कि अगली सरकार भाजपा की बनेगी। 11 की 11 सीटें कोलकाता में पिछली बार ममता बनर्जी ले गई थी। आप 77 सीटों पर सिमट गए थे। 140 पार चाहिए होगा, आप कह रहे हैं सर 170। तो कैसे, कहां पर आपको फायदा होता दिख रहा है? पिछली बार 59 सीटें पहले फेज में आई थी। देखिए, देखने का एक नजरिया होता है। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे, तो आप ही गणित लगा दीजिए 77 से कहां पहुंचेंगे। हम 2 से 77 पर पहुंचे थे। ये कोई कम छोटी छलांग नहीं थी, ये बहुत बड़ी छलांग थी। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार यहाँ बनाने जा रही है। गृह मंत्री जी, दरअसल एक बार दिखा दीजिए, एक बार नजारा दिखाइए। भाई देखिए, आज जब आप देख रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो में ये हुजूम आपको दिख रहा है सड़कों पर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये समर्थन भी मिल रहा है। लेकिन गृह मंत्री जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या होता है चुनावों में लोगों को, बीजेपी वोटर्स को निकालने में कहीं पर चूक जाती है। ये भी पिछली बार आया था। आपको लगता है कि ये लोग वोट करने के लिए उस दिन निकलेंगे आपके लिए? इस बार स्वयंभू वोट करने के निकलेंगे। मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं सीधा साधा राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। अगर मेरे रोड से में इतना बड़ा हुजूम आता है तो ये बताता है कि इस बार स्वयंभू वोटिंग होने वाली है। और अगर दीदी के गुंडे निकले तो जनता का रोष का सामना उनको मतदान के दिन भी करना पड़ेगा। तो आप इतना आक्रामक कभी नहीं दिखे। आपने कहा सबको उल्टा करके सीधा कर दूंगा। मैं आक्रामक नहीं हूँ, जनता आक्रामक है। मैं कह रहा हूँ जनता के रोष का सामना उनको चुनाव के दिन करना पड़ेगा। एक बार इधर का भी नजारा दिखा दीजिए भाई। लोग गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए गाड़ियों पे बैठे हुए हैं और इधर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो महिलाएं भी कई जगहों पर निकली हुई हैं। अब आते हैं सर महिला आरक्षण पर। महिला आरक्षण का मुद्दा, पिछली बार के चुनाव में लगभग 36% वोट महिलाओं का आपको मिला और टीएमसी लेकिन 50% ले गई। किस आधार पर? वो 1500 दे रहे हैं लक्की भंडार योजना में, आप 3000 कह रहे हैं। क्या महिलाएं आप पर भरोसा करेंगी? देखिए, आप 3000 1000 के चक्कर से निकल जाइए। जिस प्रकार से महिलाएं बंगाल में असुरक्षित है, महिला सुरक्षा का मुद्दा ही बीजेपी के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, महिलाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर महिला मुख्यमंत्री ऐसा कहे कि 7 बजे के बाद महिलाओं ने बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये किस प्रकार का शासन है? मैं बंगाल की माताओं बहनों को वादा करना चाहता हूं, आप भाजपा सरकार बना दीजिए। 5 तारीख के बाद आधी रात को भी एक बच्ची स्कूटी लेकर अकेली निकल पाएगी। और हमने कर दिखाया है कई राज्यों में। यहाँ सरेआम बलात्कार होते हैं, सरेआम छेड़खानी होती है और उल्टा महिला मुख्यमंत्री ये कहती है कि 7 बजे के बाद महिला बाहर न निकले। शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन वो कहते हैं कि टिकट तो हम ज्यादा देते हैं। 33% आरक्षण का वादा आप कर रहे हैं। किसका? टिकट महिलाओं को टिकट के मामले में वो कह रहे कि हम ज्यादा देते हैं। अगर ये आरक्षण करवा देती तो अपने आप 33% महिलाओं को वोट मिलता, मगर इन्होंने ही विरोध किया। कम से कम ममता जी ने इतना सोचना चाहिए था
कि महिला होकर महिला आरक्षण का विरोध नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा इस मुद्दे पर है, एक बार दिखा दीजिए तस्वीर, ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि सभी कार्यकर्ता जो है वो अपना जोश यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री को बीते दिन जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर, अब उस पर मैं गृह मंत्री जी एक सवाल करना चाह रही हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टेररिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया पीएम के लिए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कह रहा था कि वो आतंकित करते हैं। देखिए, शब्दों को बदलने से बात चली नहीं जाती है। जिस व्यक्ति ने देश में टेररिज्म को खत्म करने के लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो व्यक्ति को वो टेररिस्ट कहते हैं। मुझे लगता है खड़गे साहब को राहुल का संग बरोबर लग गया है। राहुल गांधी का असर है ये? राहुल गांधी का असर। सर कितनी सीटें? हम हाफवे मार्क पार कर बहुत आगे निकलेंगे। परसों सुबह में मीडिया को सीटें बताऊंगा। धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गृह मंत्री अमित शाह, जिनके साथ एक विस्तृत लंबा इंटरव्यू भी हम लोग आज तक पर करने वाले हैं, लेकिन ये उनके रोड शो के बीच से उनसे आप चर्चा देख रहे थे। आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ एक बार पूरी हलचल दिखा देते हैं चारों तरफ का, चाहे वो पीछे का हिस्सा हो और दूसरी तरफ चाहे वो आगे का हिस्सा हो। ये देखिए, और दाईं तरफ बाईं तरफ ये हुजूम लोगों का है। रूपा जी भी यहाँ पर मौजूद है, एक बार इनको भी दिखा दीजिए। रूपा जी, आपको लग रहा है कि ये रोड शो से आपको जीतने का भरोसा बढ़ रहा है? बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के बीच से सोनारपुर से इतना ही। थोड़ा बताइए, आप टेंशन मत लो, अब बेटा आप यहाँ पे रहो। ठीक 1 वर्ष पहले वो 22 अप्रैल की ही तारीख थी जब पहलगाम की बैसरन घाटी की शांत फिजाओं को आतंकियों ने लहूलुहान कर दिया। नफरत में अंधे आतंकियों ने नाम और धर्म पूछकर कई महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। एक साल बाद आंखों के आंसू सूख चुके हैं, लेकिन दर्द बाकी है। वक्त आगे बढ़ चला है, लेकिन कई परिवारों की घड़ी की सुई उसी दिन पर अटकी है। मैं कहूँगी कि मुझे याद नहीं है कि पिछले 1 साल में हम लोगों ने रात में पूरे 8 घंटे एक भी दिन हम सोए होंगे। अगर मैं जाग जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी मम्मी जग रही होती है, या फिर मम्मी जाग जाती है तो वो देखती है कि मैं जग रही हूँ। तो ऐसा हमारा हो गया है कि हम नींद में भी, अगर हमें नींद भी आती है तो हमें सपने भी वही आते हैं कि टेररिस्ट आके सबको मार देंगे और गोली मार देंगे। आतंकियों ने 26 लोगों को बेरहमी से मार डाला और जिसने भी उस दिन इस क्रूरता को देखा वो आज भी इसे याद कर सिहर उठता है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सभी 26 परिवारों के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा होगा। और मुझे तो कहीं ना कहीं लगता है जितने भी आज तक लोग हैं जो आतंकवाद से कहीं ना कहीं परेशान हुए हैं या फिर उसमें आए हैं, उन सभी फैमिलीज़ के लिए वापस से वही सारी चीज़ें रिकॉल हुई होंगी। मैं पर्सनली अपनी बात करती हूँ तो इट हैज़ बीन वेरी डिफ़िकल्ट 2 महीने की शादी, then losing a husband, then coming to the same house, living in the same house when he's not there, उसके सारे रिश्ते अपने बना लेना और वही नहीं होना, it's very difficult. बैसरन घाटी में घूमने गए पर्यटक अपने परिवार और करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे थे, घूम फिर रहे थे, कुछ खा पी रहे थे, तभी गोलियों की आवाज गूंजने लगी और फिर एकदम से चीख पुकार मच गई। आतंकियों ने लोगों को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में जमीन पर लाशें नजर आने लगी, चारों तरफ खून ही खून था। इस हमले में आतंकियों ने नफरत की इंतहा कर दी, लेकिन भारत ने इस हिमाकत का करारा जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को एहसास दिला दिया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा।
आज हम पिछले साल पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। हर भारतीय के दिल में अपनों को खोने का दर्द है। आतंकवाद मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसके खिलाफ हमें एकजुट होकर लड़ना होगा और उसे हराना होगा। भारत आतंकवाद और उसे पनाह देने वालों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखेगा। 26 लोगों की हत्या का बदला लेने के लिए भारत के सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल हमले किए, जिसमें जैश और लश्कर के कमांड सेंटर उड़ा दिए और 100 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया। पहली बार किसी परमाणु शक्ति संपन्न देश के 11 सैन्य एयरबेसों को निशाना बनाया गया। नूर खान, जेकबाबाद, सरगोधा एयरबेस पर हमला करते हुए पाकिस्तानी वायुसेना ढांचे का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया। सीमा पार से आए जिन 3 आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था, उन तीनों को सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव चलाकर ढेर कर दिया था। भारत ने एक नया सिद्धांत स्थापित किया और तय किया कि अब किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और आतंकवादियों के साथ साथ उनके प्रायोजकों को भी बराबर का दंड दिया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस नरसंहार को याद करते हुए लिखा कि जिन बेकसूर लोगों की जघन्य हत्या की गई, उन्हें कभी भुलाया नहीं जाएगा। भारत कभी आतंक के आगे नहीं झुकेगा और इसीलिए आज पूरा कश्मीर आतंक के खिलाफ उन लोगों की याद में एकजुट है, जिन्हें उस दिन गोलियों का शिकार बनाया गया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य को याद किया और पाकिस्तान को सख्त चेतावनी भी दे डाली। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है तो बतलाने की जरूरत है नहीं, लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो ... इस हमले के 1 साल बाद पहलगाम और जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं। पर्यटन भी धीरे धीरे ही सही मगर पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन इस हमले में जिन्होंने अपनों को खोया वो आज भी उस दर्द में डूबे हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लेने का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। आज उन्होंने ईरान युद्ध पर अपना 7वां सबसे बड़ा यू टर्न लिया और यह ऐलान कर दिया कि अमेरिका ईरान के साथ अपने सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह सीज फायर तब तक जारी रहेगा जब तक ईरान बातचीत के लिए अपना प्रस्ताव नहीं देता और बातचीत किसी नतीजे तक नहीं पहुंच जाती। तो अनिश्चितकालीन सीज फायर। हालांकि इस युद्ध विराम में एक ट्विस्ट ये छिपा है जो ये बताता है कि ये सीज फायर बढ़ा जरूर है, लेकिन युद्ध भूमि में बारूद अब भी बिछा हुआ है जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। ट्विस्ट ये है कि सीज फायर के साथ ही अगर आप देखें तो ईरान का ब्लॉकेड भी अमेरिका जारी रखेगा, यानी अमेरिका युद्ध को दोबारा से शुरू नहीं करेगा, लेकिन ईरान के खिलाफ जो नाकेबंदी चल रही है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आगे उसने ब्लॉकेड बनाया हुआ है, उसके जरिए वो दबाव बनाकर रखेगा। और ये दबाव भी तब तक बनाकर रखा जाएगा जब तक ईरान झुक नहीं जाता और अमेरिका की शर्तों पर उसके साथ बातचीत करके डील नहीं कर लेता। अब राष्ट्रपति ट्रंप के इस ऐलान का ईरान ने जबरदस्त विरोध किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि यह सीज फायर एक धोखा है। अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखता है तो ये स्थिति युद्ध जैसी ही होगी और ईरान इसे सीज फायर नहीं मानेगा। यानी अमेरिका ये कह रहा है कि बातचीत करो वरना दबाव बनाया जाएगा, जबकि ईरान कह रहा है दबाव हटाओ तब बातचीत होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि ये कागजी सीज फायर है जो जमीन पर दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि ईरान की संसद में आ रही है जिसने एक बार फिर से अमेरिका पर सरप्राइज अटैक की साजिश रचने का आरोप लगा दिया है। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका सीज फायर युद्ध विराम की आड़ में सिर्फ समय खरीद रहा है, टाइम बाई कर रहा है, समय बिता रहा है। वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी तैनाती को लगातार बढ़ा रहा है। अमेरिका के ब्लॉकेड से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सिर्फ आज के दिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 जहाजों पर गोलियां चलाई हैं, जबकि कहने के लिए इस युद्ध में सीज फायर है, लेकिन 3 जहाजों पर गोलियां। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जिस
पहले जहाज पर IRGC की गन बोट से हमला हुआ, वो जहाज सऊदी अरब के दम्माम पोर्ट से सिंगापुर जा रहा था। इस जहाज पर ओमान से करीब 28 किलोमीटर दूर हमला हुआ और दावा है कि इस हमले में जहाज को बहुत ज्यादा नुकसान तक पहुंचा है। जिस दूसरे जहाज पर हमला हुआ उस पर पनामा का झंडा लगा हुआ था। ईरान से करीब 15 किलोमीटर दूर इस जहाज पर कई गोलियां चलाई गईं और यह हमला भी तब हुआ जब इस जहाज के पास ट्रांजिट परमिशन यानी आवाजाही की अनुमति भी थी। यह भी आरोप है कि ईरान ने इस जहाज को रेडियो कॉल पर कोई चेतावनी नहीं दी थी और सिर्फ दहशत पैदा करने के लिए इस जहाज पर निशाना बनाया गया। जिस तीसरे कंटेनर जहाज पर ईरान ने गोलियां चलाई है उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा था और आरोप है कि ईरान ने इस जहाज को काफी देर तक रोक कर भी रखा। इन घटनाओं से यह बात स्पष्ट है कि ईरान अमेरिकी ब्लॉकेड का बदला दूसरे देशों के जहाजों से ले रहा है। वो उन जहाजों पर भी गोलीबारी कर रहा है जिन्हें आवाजाही की अनुमति उसने खुद ही दी है। हालांकि अगर ईरान की तस्निम न्यूज एजेंसी की बात माने तो उसका कहना है कि IRGC सिर्फ समुद्री कानून को लागू कर रहा है और क्योंकि इन जहाजों ने उसकी चेतावनी का पालन नहीं किया इसलिए कार्रवाई की गई। ईरान पहले दिन से यही कह रहा है कि वो सीधे अमेरिका से लड़ने के बजाय दूसरे देशों को अपना सॉफ्ट टारगेट बनाता है ताकि अमेरिका पर वो दबाव डाले। वो जानता है कि इससे अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा, शायद अमेरिका अपने ब्लॉकेड को हटाएगा, लेकिन सोचिए ये दुनिया के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है। पहले हॉर्मुज को हथियार बनाओ, फिर ब्लॉकेड को हथियार। ये युद्ध ईरान का है, ये युद्ध अमेरिका का है, लेकिन इसमें पिस रही है बाकी दुनिया। जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, लाइबेरिया, उन्हें जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है और इसमें ईरान भारत के भी 2 जहाजों पर हमला कर चुका है। आप इस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए और ये भी समझिए कि इस कागजी सीजफायर में कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जंग का सबसे बड़ा मैदान समुद्र बनने वाला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाकर ईरान को राहत नहीं दी है, बल्कि वो ईरान का गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि अमेरिका अपने ब्लॉकेड को तब तक नहीं हटाएगा जब तक ईरान उनके साथ डील नहीं करेगा। इस ऐलान के बाद ईरान के शीर्ष कमांडर आग बबूला हो गए हैं। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी का दावा है कि IRGC अमेरिका के ब्लॉकेड के खिलाफ खाड़ी देश की ऑयल और गैस फील्ड को निशाना बना सकती है। इनमें भी उन ऑयल और गैस फील्ड्स पर ईरान बारूद बरसाएगा जिनमें अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी है। अगर ऐसा होता है तो ये सीज फायर सिर्फ कागज पर ही रहेगा और जमीनी हालात बिल्कुल अलग होंगे। ईरान ने इसकी झलक भी दिखानी शुरू कर दी है। उसने आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कुछ जहाजों पर गन बोट से फायरिंग की है, जबकि 2 जहाजों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें ईरान के होल्डिंग एरिया में खड़ा कर दिया गया है। इनमें एक जहाज का नाम है MSC फ्रांसेस्का और दूसरे जहाज का नाम है इपा माइनोड्स। MSC फ्रांसेस्का स्विट्जरलैंड की मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी का जहाज है, जबकि दूसरा जहाज वो है जो दुबई से भारत के मुंद्रा पोर्ट आ रहा था। लेकिन तस्वीरें और मैरीटाइम ट्रैफिक बताता है कि इन दोनों जहाजों को IRGC ने रोक लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। अल जजीरा के मुताबिक ईरान अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए सीज फायर को लेकर भी सहमत नहीं है। ईरान का कहना है कि सीज फायर तभी हो सकता है जब अमेरिकी नाकेबंदी को हटाया जाए, जबकि अमेरिका कह रहा है कि ये नाकेबंदी जारी रहेगी। इससे एक डेडलॉक बन गया है और अब शायद सवाल ये नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील होगी या नहीं। अब सवाल ये है कि इन दोनों देशों के बीच युद्ध कब शुरू होगा। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप हर दिन एक नया यू टर्न ले रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उसे बिना शर्त सरेंडर करना होगा, लेकिन अब वो ईरान के साथ डील चाहते हैं। सीज फायर खत्म होने से 18 घंटे पहले ये कहा कि अमेरिका युद्ध खत्म करने की जल्दबाजी में नहीं है, लेकिन बाद में सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। राष्ट्रपति ट्रंप अब तक ईरान को 12 बार तबाह करने की धमकी दे चुके हैं, 3 बार सीज फायर को बढ़ा चुके हैं और 14 बार ये दावा कर चुके हैं कि ईरान इस मामले में समझौता करने के लिए तैयार हो गया है। The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. We're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern time. If you don't have a deal by Wednesday when the ceasefire ends, will you
I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. दूसरी तरफ पाकिस्तान पूरा जोर लगा रहा है कि किसी तरह अमेरिका और ईरान के बीच डील हो जाए। आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोकदम से मुलाकात की और दावा है कि पाकिस्तान ईरान को ये कह रहा है कि वो राष्ट्रपति ट्रंप से ब्लॉकेड हटाने की अपील करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या आप जानते हैं कि अगर ये युद्ध सीज फायर के बाद भी हिंसक हो रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह आखिर कौन है? इसके पीछे है पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर। कल हमने आपको बताया था कि अमेरिका की इंटेलिजेंस ने आसिफ मुनीर को रेड फ्लैग माना है, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि ईरान को भी आसिफ मुनीर पर भरोसा नहीं है। ईरान के सरकारी मीडिया का आरोप है कि आसिफ मुनीर सीज फायर वार्ता में डबल गेम खेल रहा है और उसका झुकाव अमेरिका के पक्ष में ज्यादा है। यह भी आरोप है कि ईरान ने आसिफ मुनीर को शांति वार्ता के लिए जो अंतिम प्रस्ताव सौंपा था उसके बारे में आसिफ मुनीर ने पूरी ईमानदारी से अमेरिका को नहीं बताया। यानी आसिफ मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप की चापलूसी कर रहा है और उस चापलूसी करने के चक्कर में मध्यस्थता को और जटिल बना रहा है और ईरान का कहना है कि उसे मुनीर पर कतई भरोसा नहीं। यह बात भी तब कही गई है जब अमेरिका के मीडिया ने आसिफ मुनीर को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। इसमें यह बताया गया है कि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले साल आसिफ मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाया था, तब यह मुलाकात टेक्सास की एक लॉबिंग फर्म ने फिक्स कराई थी। यानी दलाली के जरिए आसिफ मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप तक पहुंचा। उसके लिए उसने जिस लॉबिंग फर्म को हायर किया था उसका नाम है लिंडन स्ट्रैटेजीज। इस पर हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की ताकि आप भी समझ पाए कि मुनीर क्या क्या कर सकता है। इससे ये पता चलता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे पाकिस्तान ने ठगा नहीं, और इस पूरे खेल में राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति बहुत आगे रही है। उन्होंने पहले आसिफ मुनीर को लंच खिलाया, अब वो इसका बिल भी लगे हाथ अच्छी तरह से वसूल रहे हैं। देखिए, अब तक अमेरिका कह रहा था कि आसिफ मुनीर एक रेड फ्लैग हैं, लेकिन अब ईरान का सरकारी मीडिया भी मुनीर की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि पाकिस्तान की सेना और उसके प्रमुख आसिफ मुनीर केवल दिखावे के लिए ईरान के साथ हैं, जबकि हकीकत में वो वॉशिंगटन के इशारों पर नाच रहे हैं। तेहरान का आरोप है कि उसने अपना 10 सूत्रीय प्रस्ताव पाकिस्तान को सौंपा था, जिसे या तो वॉशिंगटन तक पहुंचाया नहीं गया या फिर उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जहां पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि बातचीत कल ही शुरू होने वाली है, वहीं ईरान का कहना है कि उसे अंधेरे में रखकर उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है। क्या पाकिस्तान केवल अमेरिका के लिए रास्ता साफ कर रहा था? क्या इस्लामाबाद ने तेहरान के भरोसे का कत्ल किया है? पाकिस्तान की डबल गेम वाली डिप्लोमेसी ने उसे दुनिया के सामने पहले बिचौलिया बनाया और अब ईरान ने उसे अमेरिका का एजेंट बता दिया है। इस सब के बीच आसिफ मुनीर का एक और राज खुल गया है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पिछले साल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिफ मुनीर को लंच पर बुलाया था, तब ये मुलाकात टेक्सास की एक लॉबिंग फर्म ने कराई थी। इस लॉबिंग फर्म का नाम है लिंडन स्ट्रैटेजीज और इसके प्रमुख हैं स्टीफन पेन। पेन वही शख्स हैं जिनके जरिए राष्ट्रपति ट्रंप ने आसिफ मुनीर से लंच का बिल वसूला। पेन ने पाकिस्तान को ये कहलवाया कि वो राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित करें। ये भी इसलिए हुआ क्योंकि आसिफ मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप से क्लोज कांटेक्ट रखना चाहते थे। यहाँ इस लॉबिंग फर्म के बारे में भी जानना जरूरी है। 9/11 हमले के बाद इस कंपनी का पाकिस्तान के साथ एक करार हुआ था। उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जिन्होंने इस लॉबिंग फर्म की मदद से 5 सालों में $3 बिलियन की मदद हासिल की। बाद में पाकिस्तान के शीर्ष नेता इस कंपनी की मदद से अलग अलग अमेरिकी राष्ट्रपतियों से बातचीत करते रहे और जब आसिफ मुनीर पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बने तो उन्होंने शहबाज शरीफ के होते हुए इस कंपनी से कहा कि वो उनकी मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से कराएं। और जब राष्ट्रपति ट्रंप को ये ऑफर दिया गया कि उन्हें आसिफ मुनीर कई मामलों में मदद कर सकते हैं, तो यहाँ से मुनीर की पूरी कहानी शुरू हुई और दलाली के जरिए आसिफ मुनीर राष्ट्रपति ट्रंप का फेवरेट जनरल बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इस युद्ध में ईरान की मिसाइलों ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा और अब ईरान भी अपनी इस मिसाइल ताकत को अपना लिवरेज बनाना चाहता है।
ईरान में मिसाइलों की एक परेड निकाली गई जिसमें खुर्रम शहर मिसाइल को ईरान के लाखों लोगों ने सल्यूट किया है। ये वही मिसाइल है जिसने इजराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था और इन्हीं मिसाइलों से अमेरिका के सैन्य ठिकाने तबाह किए गए थे। ईरान में इस मिसाइल को अजूबा भी कहा जाता है क्योंकि इसे ईरान ने तब बनाया जब वो इराक के खिलाफ युद्ध में उसके मिसाइल हमलों से हार रहा था। और जानते हैं, अगर उत्तर कोरिया नहीं होता तो ईरान कभी इजराइल तक मिसाइल ही नहीं दाग पाता। और यही कारण है कि आज इस मिसाइल की तेहरान और दूसरे शहरों में परेड निकाली गई है बाकायदा। देखिए, 40 दिनों के युद्ध में पूरी दुनिया ने ईरान की मिसाइल ताकत देखी और अब ईरान अपनी इसी मिसाइल ताकत को एक लेवरेज बनाना चाहता है। कल रात ईरान ने अपनी सैन्य शक्ति का एक बड़ा सार्वजनिक प्रदर्शन किया। ईरान के प्रमुख शहरों के मुख्य चौराहों पर अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों को प्रदर्शित किया गया। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी मिसाइल ताकत की पूरी झलकी दिखाई। खास तौर पर अमेरिका और इजराइल को दिखाया कि वो युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर से लेकर बुशहर और तबरीज तक ईरान ने इन मिसाइलों की परेड निकालकर साफ कर दिया है कि भारी दबाव और संघर्ष के बावजूद उसका मिसाइल शस्त्रागार न केवल सक्रिय है बल्कि पहले से कहीं अधिक सटीक और अलग अलग किस्मों से भरा है। इस परेड में जिस मिसाइल की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो है खुर्रम शहर मिसाइल। ये 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली वो बैलिस्टिक मिसाइल है जिसने कई बार इजराइल के एयर डिफेंस को भेदा है। इस युद्ध से पहले माना जाता था कि इजराइल के आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल ने ऐसा करके दिखाया और अब ये ईरान में सरकार समर्थक लोगों के लिए एक वॉर हीरो है। खुर्रम शहर मिसाइल पर ईरान को इसलिए फक्र है क्योंकि ये मिसाइल नहीं होती तो इजराइल कभी ईरान की टारगेट रेंज में नहीं आता। ईरान के लिए इस मिसाइल को बनाना आसान नहीं था। इसमें ईरान की मदद उत्तर कोरिया ने की, जिसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को अमेरिका अपने लिए खतरा मानता था। उस दौर में उत्तर कोरिया ने अपने दुश्मन के दुश्मन ईरान को अपना सच्चा दोस्त बनाया। ईरान को उत्तर कोरिया ने वॉसोंग 10 मिसाइल दी, जिसे ईरान ने अपने हिसाब से रिवर्स इंजीनियरिंग के बाद तैयार किया। इसे डांसिंग मिसाइल भी कहा गया है क्योंकि ये लंबी दूरी के वक्त अपने रास्ते को बदलकर दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती थी। इस युद्ध के दौरान जब ईरान इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता था तब उसने अपने बेड़े से इसी खुर्रम शहर मिसाइल को निकाला। ईरान ने लगभग 650 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी, जिनमें खुर्रम शहर मिसाइलों को रोकने में इजराइल पूरी तरह नाकाम रहा और अब ईरान इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत बता रहा है और ये मिसाइलें ईरान में वॉर हीरो बन गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। और अब आप ये देखिए कि खाड़ी देशों में यूएई, सऊदी अरब, कतार, कुवैत और बहरीन जैसे जो देश अपना कच्चा तेल अमेरिकी डॉलर में बेचते थे वो आज अमेरिका से ही डॉलर क्यों मांग रहे हैं और अमेरिका को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर उसने मदद नहीं की तो ये खाड़ी देश चाइना की करेंसी युआन में अपना कच्चा तेल और अपना गैस निर्यात करना शुरू कर देंगे। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। मिडिल ईस्ट के क्षेत्र में अमेरिका से सुपर पावर का टैग तक इस मुद्दे पर छीन सकता है। क्या है ये पेट्रो डॉलर वर्सेस युआन की पूरी लड़ाई जिसमें वर्चस्व की कहानी लिखी जाती है? देखिए। यूएई ऐसा देश है जहां बड़ी बड़ी कंपनियां अपना ऑफिस खोलना चाहती हैं क्योंकि वहां बहुत पैसा है, अरबों खरबों डॉलर के सॉवरेन फंड्स हैं। लेकिन अब वही यूएई अमेरिका से कह रहा है कि उसे वॉर टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। क्यों? क्योंकि इस युद्ध का असर यूएई की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। यूएई को लगता है कि अगर ये असर लंबा चला तो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ जाएगा और इसी दबाव को कम करने के लिए वो एक बैकअप चाहता है। शुरुआत में हम तुलना करते थे कि ईरान के पास कितनी सेना है, इजराइल के पास कितना हथियार है और अमेरिका कितना ताकतवर है। लेकिन अब ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं रही, अब ये पैसे की लड़ाई बन चुकी है। इस युद्ध से दुनिया को हर दिन $20 बिलियन का नुकसान हुआ है। कुल नुकसान
$2.2 ट्रिलियन जा सकता है, जिसमें कई देशों की कुल जीडीपी समा सकती है। इनमें भी खाड़ी देशों की हालत सबसे ज्यादा खराब है। अनुमान है कि खाड़ी देशों को इस युद्ध में $200 बिलियन का नुकसान हुआ है और ऊपर से अमेरिका इन्हीं देशों से कह रहा है कि वो सुरक्षा के बदले में इस युद्ध के खर्च का बोझ उठाएं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब ये युद्ध अमेरिका और इजराइल की तरफ से लड़ा गया तो यूएई या बाकी खाड़ी देश इसके नुकसान या भुगतान क्यों करें? इस युद्ध में यूएई पर सबसे ज्यादा मार पड़ी है। ईरान की सीमा से लगभग 100 किलोमीटर दूर यूएई में तेल टर्मिनल पर हमले हुए, बंदरगाहों पर आत्मघाती ड्रोन्स दागे गए और इस युद्ध से यूएई का डेटा सेंटर और बैंकिंग सिस्टम भी प्रभावित हुआ। ईरान की दुश्मनी इजराइल से थी। इजराइल ने ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म किया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान ने यूएई को सॉफ्ट टारगेट बनाया और उस पर 2800 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इन हमलों से यूएई में आने वाले अमीर उद्योगपतियों का विश्वास डगमगाया, निवेशक डरने लगा और अब यूएई को लगता है कि वहां इस युद्ध के कारण एक कैपिटल फ्लाइट शुरू हो सकती है, जिसमें निवेशकों का पैसा यूएई से निकलकर दूसरे देशों में जा सकता है। ऐसा ना हो इसलिए यूएई अमेरिका से डॉलर की मदद मांग रहा है, जिसे स्वैप लाइन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अमेरिका यूएई को डॉलर दे और बदले में यूएई अपनी करेंसी दिरहम को अमेरिका के पास गिरवी रखे। ये इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यूएई दिरहम को अमेरिकी डॉलर के साथ पैक किया गया है। इसका मतलब होता है एक करेंसी की वैल्यू को दूसरी करेंसी के साथ फिक्स कर देना। जैसे इस मामले में $1 3.67 यूएई दिरहम के बराबर है और ये कीमतें ऊपर नीचे नहीं हो सकती और इसी वजह से यूएई अमेरिका से डॉलर मांग रहा है। लेकिन यहाँ अमेरिका की भी अपनी चुनौती है। अमेरिका का कुल कर्ज उसकी जीडीपी के 120% के बराबर है। ये 37 से 39 ट्रिलियन डॉलर के बीच पहुंच गया है और ऐसे में इस वक्त अमेरिका के लिए यूएई को डॉलर देना आसान नहीं होगा। लेकिन यूएई भी यहाँ धमकी दे रहा है। यूएई का कहना है कि अगर अमेरिका ने उसे डॉलर नहीं दिए तो वो अपना कच्चा तेल ईरान को युआन में बेच सकता है। आज से केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं और शिव भक्त अब बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 4 धाम यात्रा के चौथे दिन खोले गए हैं और आज से ही दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में शिव भक्त वहां पहुंचने लगे हैं। हर साल अक्टूबर नवंबर में भाई दूज के दिन ही कपाट को बंद किया जाता है और सर्दियों में करीब 6 महीने तक इन्हें बंद ही रखा जाता है। इसके बाद अप्रैल में केदारनाथ के कपाट दर्शनों के लिए फिर से खोल दिए जाते हैं। बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पर हिंदुओं की आस्था बढ़ी है। पिछले साल करीब 17 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए थे और माना जा रहा है कि इस बार ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। बड़ी सुंदर तस्वीरें आई हैं तो हमने सोचा ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाएं। हालांकि इस बार केदारनाथ के दर्शनों को लेकर कुछ सख्त नियम बनाए गए हैं। नियमों से श्रद्धालुओं को नहीं बल्कि रीलबाजी के लिए जाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, उनकी दिक्कत बढ़ने वाली है। तो केदारनाथ की कपाट तो आज खुल गए हैं, लेकिन केदारनाथ की कहानी भी जान लीजिए। आपको यह भी जानना चाहिए कि भगवान शिव केदारनाथ धाम में कैसे आए थे। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपने ही रिश्तेदारों को मारने के कारण अपराध बोध से भर गए थे, जिसके बाद वो भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए तपस्या करने लगे। लेकिन भगवान शिव उनसे बचने के लिए केदारनाथ में बैल के रूप में छिप गए। 5 पांडव उनका पीछा करते 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 रहे तो भगवान शिव भूमि में समा गए और उनकी सिर्फ पीठ केदारनाथ में दिखाई। भगवान शिव के शरीर के बाकी हिस्से जैसे भुजाएं तुंगनाथ में प्रकट हुई, मुख रुद्रनाथ में, नाभि और पेट मध्य महेश्वर में और जटाएं कल्पेश्वर में दिखाई दी। बाद में इन्हीं 5 स्थानों को मिलाकर पंच केदार बना। केदारनाथ मंदिर पहाड़ों के बीच एक बड़े समतल स्थान पर बना है और माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर में भगवान शिव को सदाशिव रूप में पूजा जाता है, जिसमें सदा का मतलब होता है हमेशा, अनंत, और शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। यानी ये भगवान शिव का वो केदार रूप है जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा और जो सबका कल्याण करते हैं।
अक्सर देखने को मिलता है कि आसमान छूने की चाह में इंसान जमीन से ही कट जाता है। आज की हमारी ये रिपोर्ट उन युवाओं के लिए है, उन युवाओं के लिए एक आईना है जो करियर की अंधी दौड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ देते हैं। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने कामयाबी के शिखर पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों को चुनना बेहतर समझा। हम बात करें ओपन एआई के सीटीओ, चीफ टेक्निकल ऑफिसर श्रीनिवास नारायणन की। सिलिकॉन वैली की उस चकाचौंध और दुनिया की सबसे बड़ी एआई क्रांति के केंद्र में होने के बावजूद श्रीनिवास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने करोड़ों का पैकेज, टॉप पोस्ट सिर्फ इसलिए छोड़ दी ताकि वो भारत लौटकर अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर सके। यह फैसला उस दौर में आया है जब आज की युवा पीढ़ी अक्सर अपने कमरों में बंद होकर घंटों मोबाइल की दुनिया में खोई रहती है, जिसे बगल में बैठे माँ बाप की आवाज तक सुनाई नहीं देती क्योंकि उनके कान में हेडफोन या ईयरबड्स लगे होते हैं। उनकी नजरें सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन पर टिकी होती है। ऐसे में श्रीनिवास का यह कदम हमें असली जिम्मेदारी की झलक दिखाता है। श्रीनिवासन ना सिर्फ भारत वापस आ रहे हैं बल्कि चर्चा है कि वो अपना एक नया स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि व्यापार और स्टार्टअप तो फिर से खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन माता पिता के साथ बिताने वाला यह अनमोल समय जब वो आपको ढूंढ रहे हैं वो कहां लौट कर आता है, कभी लौट कर नहीं आता। क्या कोई शख्स कामयाबी के उस मुकाम को छोड़ सकता है जहां पहुंचने का सपना दुनिया का हर टेक एक्सपर्ट देखता है? ओपन एआई के सीटीओ श्रीनिवास नारायणन ने ये साबित किया है कि सफलता की असली परिभाषा बैंक बैलेंस नहीं बल्कि अपनों का साथ है। श्रीनिवास ने बताया कि वो अपने बुजुर्ग माता पिता के पास भारत लौट रहे हैं ताकि इस उम्र में वो उनकी सेवा कर सके। दुनिया में इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी क्रांति चल रही है और इस क्रांति के केंद्र में है ओपन एआई। श्रीनिवास नारायणन इसी कंपनी में बड़ी पोस्ट पर तैनात हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपने करोड़ों के पैकेज और सिलिकॉन वैली की चकाचौंध को अलविदा कह दिया। उनके इस फैसले ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ आज का युवा है जो करियर और सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन के शोर में अपने माता पिता की आवाज तक नहीं सुन पाता, वहीं दूसरी ओर श्रीनिवास हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक के बीच रहकर भी संस्कारों को नहीं भुलाया। उनके लिए ये सिर्फ एक रिटायरमेंट नहीं बल्कि अपनी जड़ों की ओर वापसी है। श्रीनिवास नारायणन का ये कदम उन सभी के लिए एक बड़ा सबक है जो सोचते हैं कि आगे बढ़ने के लिए पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं